राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी एक बहुत अच्छी कहानी, छोटी लकीर बड़ी लकीर। समय के साथ रिश्तों में बदलाव आ जाता है, उसी की कहानी है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सुनते हैं। मम्मी, राजू मामा आए हैं नीली मारुति में। तो इतना हुलस क्यों रही है? मम्मी ने कहा। मुझे स्कूली लड़की की तरह डपट दिया। तूने क्या कभी गाड़ी नहीं देखी है? तुम्हारे तो पोस्टमैन तक अपनी कार में आता है। मम्मी, मैं हुलस इसलिए रही थी कि राजू मामा की गाड़ी है। मम्मी ने मुंह बिचका दिया और उसी निर्लिप्त भाव से मटर छीलने लगी। उनकी इस अंतिम भंगिमा पर आश्चर्य व्यक्त करने का भी मुझे समय नहीं मिला। दरवाजे की घंटी बज चुकी थी। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला। अब हुलसने की बारी मामा की थी। अरे मीनू बिटिया, तुम कब आई? हमें खबर तक नहीं हुई। शाम को ही तो पहुंची हूँ मामा। कल का पूरा दिन तो थकान उतरने में ही निकल गया। आज सोच रही थी अकेले ही आई है। हाँ, उस बार नहीं आ पाई थी ना। पल भर के लिए हम दोनों ही चुप हो गए। उस बार से मेरा तात्पर्य वे समझ रहे थे। पापा की मृत्यु के समय मैं नहीं आ पाई थी। मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। यह अकेले ही आ गए थे। उसके 1.5 साल बाद तक मेरा आना किसी न किसी कारण से टलता ही रहा। इतनी दूर उड़कर आना भी तो सहज नहीं है। बरसी पर तेरी बहुत राह देखी थी, मामा बोले। उन्हीं दिनों मेरी सास अपना बाईपास सर्जरी के लिए वहाँ पहुँच गई थी। फिर कैसे आती? अच्छा, कैसी है? आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? अभी वही है मेरे पास। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को देख लूँगी, तू बेफिक्री से जा, तभी तेरा यहाँ से निकलना संभव होगा। बच्चों को भी ले आती, जरा घर में रौनक हो जाती। खैर, दीदी कहाँ हैं? बुलाती हूँ उन्हें। बिठा कर मैं भीतर गई। फिर से बुलाने का नाटक करना पड़ा। मम्मी, राजू मामा आए हैं। आ रही हूँ, मम्मी ने कहा और घुटनों पर हाथ लिए धीरे धीरे बाहर आई। मैं तो हैरान रह गई। ये अचानक इनके पैरों को क्या हो गया है? सुबह तक तो ठीक ठाक थे। मामा ने आगे बढ़कर उनके पाँव छुए। कैसी हो दीदी? बस जिंदा हूँ, मम्मी ने थकी सी आवाज़ में कहा। तुम अपनी कहो, तुम इधर कैसे भूल पड़े? मामा का चेहरा इस व्यंग युक्त वाक्य से म्लान हो आया। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा आशीर्वाद लेने आया हूँ। शशांक की शादी कर रहा हूँ। इसी 25 का मुहूर्त निकला है। अब तुम्हें पूरे 8 दिन वहाँ आकर रहना होगा, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। तुम्हारे सिवा बड़ा बुजुर्ग अब है ही कौन? इसीलिए शायद एकदम शादी की खबर देने आया है। क्षण भर को मामा हतप्रभ हो गए, फिर संभल कर बोले, अरे उन लोगों ने समय ही कहाँ दिया। ना सगाई ना शगुन, बस एकदम से शादी की तारीख निकाल दी। उसका भाई अगले महीने कनाडा जा रहा है ना, इसलिए वे लोग यहाँ। मैंने सब बातों का रुख मोड़ना चाहा। तब तक मम्मी दूसरा तीर चला चुकी थी। सुषमा नहीं आई? मामा इस बार शायद हमले के लिए तैयार थे। झट से बोले, अरे उसके तो हाथ पांव फूल गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी कैसे क्या होगा। उसी ने कहा है कि दीदी को ज़रूर लेते आइए, वही सब काम पार लगाएंगे। इस बार मैंने मम्मी को मुंह खोलने का मौका नहीं दिया। पूछा, अच्छा मामा यह बताइए क्या लेंगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक? इस समय तो कुछ नहीं लूँगा बेटे, अभी बहुत जगह जाना है। सबसे पहले यहीं आया हूँ। तुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकता। अब तुझे शादी तक यहीं रहना है, एकदम से चली मत जाना। यह भी कोई कहने की बात हुई? तुझे इतनी दूर से बुलाने की सामर्थ्य तो मेरी नहीं थी, पर सच कहता हूँ, हर शादी में तू बहुत याद आई। सब लोग होते थे, बस तू ही नहीं होती थी। मुझे भी तो सबसे मिले कितने दिन हो गए। निशी को तो शादी के बाद देखा ही नहीं। शशि दी भी तो आई होंगी। हाँ, दोनों आई हैं, बच्चे भी आए हैं। किसी दिन आ जाओ ना, दिन भर गप्पे लगाना। शादी में तो भागम भाग मची रहेगी। हाँ ज़रूर। अच्छा दीदी, चलूँगा।
मैं बहुत जगह जाना है, मामा ने कहा और मम्मी ने उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही चल पड़े। मैं गाड़ी तक छोड़ने गई। चलने से पहले मामा ने अपना निमंत्रण एक बार फिर दोहराया। मैंने एक बार फिर उन्हें आश्वस्त किया। अपनी लाडली मिनी पर ढेर सारा प्यार उड़ेलकर मामा चले गए। उन्हें छोड़कर वापस आई तो देखा मम्मी हॉल में वैसे ही मूर्तिवत खड़ी है। उनके उस पथरीले मौन को तोड़ने की गरज से मैंने कहा, चलो यह अच्छा हुआ शशांक की शादी निकल आई, सबसे इकट्ठे ही मिलना हो जाएगा। कितने कितने दिन तो हो जाते हैं। अब तो सुशांत की भी शादी हो गई है ना। कैसी है उसकी बहू? प्रशांत दा वाली भाभी की भी तो बस झलक भर याद है। राजू ने तुम्हें कार्ड नहीं दिया? मैं स्तब्ध रह गई। तो इतनी देर से मम्मी के दिमाग में यही प्रश्न घूम रहा है। मैंने कहा, कार्ड की क्या ज़रूरत है? बेचारे खुद जो कह गए हैं। और फिर उन्हें मालूम थोड़ी था कि मैं यहाँ पर मिल जाऊँगी। वही तो घर से गिनती के लेकर चला होगा। यह अकल थोड़ी है कि 2-4 स्पेयर भी साथ में रख लेने चाहिए। मारुति में बैठने से क्या होता है? तौर तरीके थोड़े ही आ जाएंगे। मैं तो हैरान थी। इसी इकलौते भाई की विपन्नता को लेकर मम्मी कितनी परेशान रहा करती थी। उसकी खुशहाली के लिए कितने जतन, कितनी मंगल कामनाएं करती थी। और आज जब उनकी सारी प्रार्थनाएं फलीभूत हो गई तो वे खुश क्यों नहीं है? पापा की मृत्यु ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया है। वे टूट गई हैं, यह तो मैं समझ सकती हूँ, पर इतनी असहज क्यों हो गई हैं? रात को मैं अपना खजाना खोलकर बैठ गई थी। इससे पहले जब भी भारत आई हूँ, एक सूटकेस केवल उपहारों से भरा होता था। आने से हफ्ते पहले शॉपिंग शुरू हो जाती थी। फिर भी यह डर बना रहता था कहीं कोई छूट न जाए। पर इस बार थोड़ा पसोपेश में थी। पापा की मृत्यु के बाद मेरी पहली भारत यात्रा थी। क्या इस बार सौगात ले जाना ठीक होगा? इस असमंजस में मुझे मेरी सांस नहीं उबारा। इतनी दूर से क्या रोज रोज कोई जा पाता है? 6 साल बाद तो तुम अभी जा रही हो, फिर पता नहीं कब जाना हो। कम से कम छोटे भाई बहनों के लिए कुछ लेती जाओ। मेरे भाई बहन कौन है माँ जी? जानती है वो। मैं तो पहले मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ, पर मामा का परिवार एक तरह से ही परिवार हो गया था। यूँ तो शहर में मेरी 2 बुआ लोग भी थीं, पर मम्मी के साथ उनकी पटरी कभी नहीं बैठी। राखी भाई दूज पर पापा ही वहाँ हो आते थे। जो देना होता था चुपके से दे आते थे। मैं भी उन लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ लाती थी। पापा बड़े खुश होते थे, पर उन सौगातों को मम्मी की नज़र से बचा कर रखना पड़ता था, नहीं तो घर में अच्छा खासा नाटक हो जाता था। इस बार गिनी चुनी चीज़ें ही लाई थी, पर अब उनका ही। मम्मी पिछली बार शशांक ने एक मल्टी कलर स्वेटर की फरमाइश की थी। मैं याद से लेकर भी आई हूँ। अब शादी की सौगात के रूप में दे दूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने पैकेट खोलकर मम्मी के सामने किया तो उसे हाथ से परे हटाते हुए बोली, क्यों इतनी महंगी चीज़ें लाती रहती हो? इन नाशुक्रों को कोई कद्र करना भी आता है? ज़रा पूछना कि उससे पिछले स्वेटर का क्या हुआ। वो तो अब छोटा भी पड़ गया होगा मम्मी। 6-7 साल पहले लाई थी, अब तो पुराना भी लगने लगा होगा। बिल्कुल नया का नया रखा है। उस दिन मिश्रानी का लड़का पहन कर आया था, तब मैंने देखा। लोग तो इम्पोर्टेड चीज़ों पर जान छिड़कते हैं और यह नौकरों को बांटते फिरते हैं। मिश्रानी का लड़का? तो क्या आजकल मामा क्या मिश्रानी लगाई हुई है? मैंने विषय अंतर करना चाहा। क्या अब तो तेरे मामा क्या मिश्रानी है, महरी भी है, बाजार हाट करने के लिए छोकरा भी है? इसका मतलब है मामा क्या सब आनंद मंगल है? लेकिन यह सब बताते हुए मम्मी का स्वर इतना कसैला क्यों है? पिछली बार जब आई थी तब मम्मी ने हुलस कर बताया था, प्रशांत की बहू तो जैसे साक्षात लक्ष्मी का रूप धर कर आई है। जब से उसका पाँव पड़ा है धंधे में नफ़ा ही नफ़ा हो रहा है। अब तो सुशांत की भी शादी हो गई है ना। मम्मी, बहू कैसी है? अच्छी है, बस एक बार अपनी सास के साथ आई थी। पूरे समय वह गूंगी गुड़िया सी बैठी रही, जैसे बांध कर लाई गई हो। प्रशांत और उसकी बहू तो कभी इधर का रुख ही नहीं करते। सुशांत तो आता होगा, शादी से पहले आता था, अब तो फुर्सत ही नहीं मिलती। इंजीनियर बनने के बाद शशांक भी बुआ के घर का रास्ता भूल गया। शशि, निशी,
पिछले बार मातम पुरुषी का फर्ज अदा कर गई थी। अब 15 दिनों से आई हैं, पर एक बार भी झांकने नहीं आई। ठीक तो है, जब गुड़ था तब चीट भी चिपके हुए थे। अब क्या रखा है? प्लीज़ मम्मी, मैंने तड़प कर कहा तो वे चुप हो गए। बाद में मुझे ही बुरा लगा। बेचारी मम्मी अपने मन की बात मुझसे ना कहेंगी तो किससे कहेंगी? और यह तो वैसे ही बात करने को तरस जाती होंगी। नौकरों चाकरों के सिवाय अब यहाँ आता कौन है? उनका वो मन तोड़ने की गरज से ही मैंने कहा, और मामी कैसी हैं? ठीक तो है, उसे क्या हुआ है? गोलगप्पे सी फूल रही हैं। अब तो रसोई में पाँव भी नहीं देती। दिन भर मसनद पर बैठी हुई बहू पर हुक्म चलाया करती है। मम्मी के स्वर में व्यंग का पुट ज़्यादा था या ईर्ष्या का, यह कहना कठिन था। शायद दोनों की मात्रा समान थी। जिस निरीह भावच पर वे जीवन भर शासन करती रही थी, वह एकाएक सास के आसीन पर जा बैठी थी। उनकी इस उपलब्धि ने मम्मी को हीनता बोध से ग्रस्त कर दिया था। उनके अवचेतन में टीस था पुत्र अभाव का, जो उभर कर सतह पर आ गया था। मेरे लिए भी मम्मी का नया रूप कल्पनातीत था। इससे पहले जब भी उन्हें देखा, रसोई में खटपट करते ही देखा था। 5-5 बच्चों का साथ था। पति की आमदनी नहीं के बराबर थी। गृहस्थी की परेशानियां उन्हें कभी सिर उठाने नहीं देती थी, पर मैंने उन्हें कभी मुंह लटकाए नहीं देखा। अपने घर में तो व्यस्त रहती ही थी। हमारे यहाँ आती तो किचन में कैद हो जाती। उतनी देर मम्मी को आराम हो जाता। फिर मेरी पापा की फरमाइश का दौर शुरू होता। मामी हंसी खुशी उसे पूरा कर जाती। होली हो, दिवाली हो, मेरा जन्मदिन हो या शादी के सालगिरह, मम्मी सुषमा के भरोसे निश्चिंत रहती थी। वे तो सिर्फ प्लान बनाती थी, सारा काम मामी ही आकर निपटा जाती थी। ईश्वर ने उनके साथ सचमुच बड़ा अन्याय किया था। ऐसी सुगढ़ महिला का इतना अकर्मण्य पति मिला था, पर उन्होंने कभी माथे पर शिकन नहीं आने दी। देर से ही सही उनकी तपस्या फली। अब सारे सुख उनकी झोली में आ पड़े हैं। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा, पर मम्मी के आक्रोश का अंत नहीं था। कहे जा रही थी, इस सुषमा को देखो, इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। जिन बेटों के बल पर रानी बनी हुई है, उनके लिए कपड़े तक बनवाने का हौसला नहीं था। इनका पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, पर आज इसे मेरे पास आते शर्म आती है। शशि और प्रशांत की शादी में इसके पास पहनने की ढंग से साड़ियाँ तक नहीं थी। मैंने अपनी निकाल कर दी थी, और ये आज इतनी व्यस्त हो गई कि निमंत्रण देने भी नहीं आ सकी है। मम्मी, तुमने जो किया उसे दुनिया जानती है। वे लोग माने ना माने, उससे क्या होता है, पर तुम बार बार कहकर छोटी क्यों होती हो, यह अच्छा नहीं लगता। जब जी जलता है ना बिट्टो, तभी बात मुंह से निकलती है। बुरा तो मुझे लगा था, मम्मी ने स्वीकारा। तुम्हारा इतना मान तो उन्हें रखना था। मन तो होता है कि शादी में ना जाऊं, पर राजू के लिए मन कलपता है। उसके घर की आखिरी शादी है। शादी में नहीं जा पाई थी। तेरे पापा को गुजरे तब 2 महीने हुए थे। इस बार नहीं जाऊंगी तो राजू को बहुत दुख होगा। वह बेचारा तो अब भी मेरा उतना ही मान रखता है। जब तब आ जाता है, घड़ी भर पास बैठकर सुख दुख की कह सुन लेता है। उनसे भी तो तुमने ठीक से बात नहीं की, तो क्या करो, मन का गुबार कहीं तो निकलेगा। उसके सिवा मेरा अपना है ही कौन। तू उतनी दूर 7 समुंदर पार जाकर बस गई है। और मम्मी का अगला वाक्य सुबकियों में डूब गया। मेरे भी आंसू निकल आए। वर्षों से जो रुलाई हम दोनों के मन में घूमड़ रही थी, उसे जैसे बाहर आने का बहाना मिल गया। उस रात बड़ी देर तक नींद नहीं आई। मम्मी का अकेलापन मन को कचोट रहा था। अपनी बेबसी पर कोफ्त हो आई, जिसने मुझे इससे पहले आने न दिया। बचपन में अगर कोई कहता कि लड़की तो पराया धन है, तो मैं उससे लड़ जाती थी, पर उसका मतलब समझ में आ रहा है। लड़का होता तो क्या इतने दिनों तक मुंह छिपाए पड़ा रहता? वो तो खबर मिलते ही दौड़कर आ जाता और मम्मी को साथ ले जाता। आज मैं चाहूँ भी तो क्या उन्हें ले जा सकती हूँ? वही क्या साथ चलने को राजी होंगी? पापा के बाद घर का नक्शा बदला हुआ मिलेगा, यह तो तय था, पर लोगों के चेहरे भी बदल जाएंगे, यह नहीं सोचा था। और ईमानदारी की बात तो यह है कि यह बदलाव एकदम से नहीं आया है। इसकी प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी।
पर तब हमारी ज़मीन इतनी पुख्ता थी, उसका एहसास नहीं हुआ। राजू मामा का पूरा परिवार कभी इस घर का ही एक भाग हुआ करता था। मम्मी उन्हें पुत्रवत प्यार करती थी। शादी के बाद 14 साल तक मम्मी की कोख सुनी ही रही। उस बीच मामा के यहाँ 2 बच्चे हो चुके थे और वे दोनों बच्चे मानो मम्मी के गले का हार थे। प्रशांत और शशि दी दोनों कोठी पर ही बने रहते थे। अपने उस किराए के कबूतर खाने में उनका दम घुटता था। वहाँ अभाव ही अभाव था। जब यहाँ सुविधा थी, साधन थे और संपन्नता थी। बुआ का लाड दुलार कई रूपों में प्रकट होकर बच्चों को अभिभूत किए रहता था। जब मामी का तीसरा बच्चा आने को था तो मम्मी ने ऐलान कर दिया, अगर सुषमा के लड़का हुआ तो मैं प्रशांत को गोद ले लूँगी, लड़की हुई तो शशि को रख लूँगी। अपन को तो भाई पला पलाया बच्चा चाहिए इस उम्र में। अब नन्हे मुन्ने को पालना मेरे बस का नहीं है। मामा को कोई एतराज़ नहीं था। बच्चे तो ऐसे भी बुआ के यहाँ ही पल रहे थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। वही असंभव घट गया जिसकी सबने आशा छोड़ दी थी। सुशांत के जन्म के कुछ समय बाद ही मम्मी ने मेरी आहट पाली और मम्मी की पूरी दुनिया ही बदल गई। उनका मन बदल गया, उनका रुख बदल गया। भतीजे के प्रति उनकी ममता का ज्वार एकदम उतर गया। मेरे जन्म के बाद मामा को कुछ दिन तक आशा बनी रही, मम्मी प्रशांत या सुशांत को गोद ले लेंगी, क्योंकि तब तक उनका शशांक भी आ गया था। पर मम्मी ने उनके प्रस्ताव पर ध्यान ही नहीं दिया। एक बार अपने बच्चे को गोद में खिलाने के बाद उनका मन दूसरे बच्चों से विमुख ही हो गया था। और मम्मी ने ठीक किया। दूसरे के बच्चे को गले लगाने के लिए गज भर का कलेजा चाहिए। वह मम्मी के पास नहीं था। अगर किसी को रख भी लेती तो उसके साथ अन्याय ही होता। मामा के जिन बच्चों पर कभी वह जान छिड़कती थी, उनके साथ उनका व्यवहार कभी कभी इतना अमानवीय हो जाता था कि उतनी छोटी उम्र में भी मैं उसे अनुभव करती और शर्म से गड़ जाती थी। वे उन्हें मेरे खिलौने नहीं छूने देती थी। मेरे कपड़ों की अलमारी उनके सामने नहीं खोलती थी। मुझे दूध का गिलास भी उनसे छिपा कर दिया जाता था, जो मेरे गले से नहीं उतरता था। अगर मैं खाने के लिए ना नुकुर करती तो सबको सुना कर कहती, दुनिया के बच्चों को देखो कैसे आघात कर खाते हैं, और इसे देखो पता नहीं कौन सा अमृत पीकर आई है कि भूख ही नहीं लगती। अगर मैं कोई भूल कर बैठी तो उसका सारा दोष मेरे गंवार साथियों को ही दिया जाता, जो बच्चे कल तक उनकी आंखों के तारे थे, जो किसी दिन इस घर की शोभा बनने वाले थे। उनकी तहजीब में उन्हें अब खोट ही खोट नज़र आने लगा था। दिन भर उन्हें टोकती रहती, सोफे पर पाँव मत दो, पाँव घिसकर मत चलो, नाखून मत चबाओ, खाते समय आवाज़ मत करो, जूठे हाथ से गिलास मत उठाओ। बच्चे लाख छोटे हो, मान अपमान खूब समझते हैं। सबसे पहले प्रशांत ने आना छोड़ा, फिर शशि दी छिटक गई। उनकी तो मुझ पर खास कृपा दृष्टि थी। मुझे अपमानित करने का या दुखाने का कोई मौका वे नहीं छोड़ती थी। वे यह भी कभी नहीं भूली कि मैंने आकर उनसे बुआ की ममता भरी गोद छीन ली, उनके सुख का संसार उजाड़ दिया है। मेरे इस अपराध को उन्होंने कभी क्षमा ही नहीं किया। निशी और शशांक भी जब तक छोटे थे माँ का पल्लू पकड़कर बराबर आते रहे। बुआ के घर का आकर्षण ही ऐसा था। हम मामी के मनोभाव का भी पता नहीं चला। गजब की सहनशील थी, हमेशा मुस्कुराती रहती। मान अपमान उन्हें कुछ भी नहीं व्यापता था। मम्मी की झिड़कियाँ भी हंसकर झेल लेती थी। शायद जानती थी कि अपने लंबे चौड़े परिवार को पालने के लिए ननद का साया बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नई दुल्हन की तरह सिर झुकाए रहती है, मम्मी के अहम को तुष्ट किए रहती है। मामी के परिवार में केवल 2 लोग थे जिनका हम पर निश्चल प्यार था। एक तो राजीव मामा खुद थे, दूसरा था सुशांत। मुझसे मुश्किल से साल भर बड़ा होगा, इसलिए मैंने उसे बड़े भाई का दर्जा कभी नहीं दिया। वह हमेशा मेरा हम उम्र साथी बना रहा। हर छोटे बड़े काम के लिए मैं उसका मुंह ताकती रहती। बाहर जाते समय वह साये की तरह मेरे साथ रहता। उसने मुझे भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी शादी में वही सबसे ज़्यादा रोया था। मेरे ससुराल चले जाने के बाद उसी ने मम्मी पापा का अकेलापन बांटा था। और अब मम्मी बता रही है, सुशांत इधर का रुख ही नहीं करता। ताज्जुब है। 8 दिन तक मैं जज्ब किए रही।
मन में एक आशा थी कि मेरे आने का समाचार मिलते ही मामा के यहाँ से कोई न कोई आएगा, कम से कम सुशांत तो ज़रूर आएगा। जब बाहर का गेट खड़कता मैं चौंक जाती, पर उन्हें बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि दरवाज़ा खोलने पर या तो महरी के दर्शन होते या डाकिया के। कभी कभी तो यह महज हवा की ही शरारत होती। पूरा हफ्ता इसी हताश प्रतीक्षा में बीत गया। फिर मेरा जी घबराने लगा। अगर किसी से बिना मिले ही घर लौट गई तो बाद में यही बात मन में टीस रहेगी। इतनी दूर से इतने सारे पैसे खर्च करके आती हूँ तो किस लिए? मम्मी पापा से मिलने की ललक तो खैर थी ही, पर और लोग भी थे। मेरी सहेलियाँ थी, मामा और बुआ का परिवार था और पड़ोसी अड़ोसी थे। इन सब को मिलाकर ही तो पीहर का परिवेश बनता था। यहाँ तक कि घर के नौकर चाकर भी इसमें शामिल थे। उनके बिना घर का चित्र पूरा नहीं होता था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि मम्मी इस बार खुद मुझे बुआ लोगों के यहाँ ले गई, पर मज़ा नहीं आया। पूरे समय रोना धोना ही चलता रहा। सहेलियाँ तो अपने घर की थी, मेरा और उनका एक साथ मैके आना तो संभव नहीं था। जो भी मिली मातम पुरुषी के लिए तत्पर लगी। अड़ोस पड़ोस में भी एक तरह से यही बातें होती रही। उनकी बातों ने मुझे अपराध से बोधग्रस्त कर दिया। मैं इतनी देर से क्यों आई? कम से कम मामा के यहाँ मुझे यह सब नहीं झेलना पड़ेगा, यह निश्चित था। एक तो घर में शादी का माहौल, दूसरे उस घर से मेरा रिश्ता औपचारिक कभी नहीं रहा, बल्कि वह तो जैसे इसी घर का एक हिस्सा था। मम्मी बार बार कहती रही, शशि निशी को शोक प्रकट करने तुम्हारे पास आना चाहिए था, पर मैं स्वयं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं उन लोगों से एकदम सहज भाव से मिलना चाहती थी। प्रशांत दा के गुल्लक बच्चों ने खूब तारीफ सुन रखी थी। उसे देखने की खूब इच्छा हो रही थी। सुशांत की बहू को देखने का चाव था, और निशी से तो शादी के बाद मिली ही न थी। सुना था शशि दी के पति भी अब क्लास 1 ऑफिसर बन गए हैं और गाड़ी वाड़ी ले ली है। यह सब देखने सुनने का चाव था, पर अभिमान की एक छोटी सी फांस मेरे मन में भी अटकी थी, जो मुझे उधर का रुख नहीं करने देती थी। फिर एक दिन पता चला कि हम लोग के अनुपस्थिति में मामा मामी होकर गए हैं। फिर तो मुझे बहाना मिल गया। मामा का लाड दुलार, मामी का प्यार मनुहार, हम सब भाई बहनों की धींगा मुश्ती अब नए सिरे से याद आने लगा। अब तो घर में माँ बाप की इकलौती लाड़ो ही थी। मामा के यहाँ भी राजकुमारियों से मेरे नाज उठाए जाते थे। उनकी अपनी बेटियाँ भी इसीलिए कभी कभी ईर्ष्या से जल भुन जाती थी। मम्मी इजाज़त नहीं देंगी, यह मालूम था। इसीलिए एक दिन शॉपिंग का बहाना कर अकेली ही निकल पड़ी। यह मुझे मालूम था कि मामा का किराए वाला दड़बा 7-8 साल पहले ही टूट गया था। छोटा सा ही सही, अब उनका अपना मकान है। गांव में नाना जी के नाम की थोड़ी सी ज़मीन थी। मुकदमेबाजी करके पापा ने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया था। फिर मम्मी का हिस्सा भी मामा के नाम करके उसे बेच डाला। उन्हीं पैसों से छोटा सा मकान खरीदा गया था। सारी दौड़ धूप पापा ने ही की थी, पर मम्मी ने सारा श्रेय प्रशांत दा की लक्ष्मी बहू को ही दिया था। कहती थी, कैसी सुलक्षणा बहू है देखो। एक दिन किराए के मकान में नहीं रही, आने से पहले सारा इंतजाम कर लिया। शहर से बाहर एक सुनसान कॉलोनी में होने से वह मकान सस्ता मिल गया था, पर अब ऑटो रिक्शे में जाते हुए देखा, सड़क के दोनों ओर घनी बस्ती बन गई है। एक से एक सुंदर इमारतें नजर आ रही थी। पापा की दूरदर्शिता को दाद देने को जी चाहा। वे खूब जानते थे कि 4-5 साल में शहर यहाँ तक खींच जाएगा। मकान मेरा देखा हुआ था, पता भी पूरा याद था, पर जिस मकान के सामने मेरा रुका रिक्शा, वह तो पहचाना ही नहीं जा रहा था। शादी में रंग रोगन तो सभी करवाते हैं, पर मामा ने तो एक मंजिल चढ़ा ली थी। आसपास की खाली जगह भी घेर ली थी। सामने बड़ा सा जालीदार बरामदा निकाल आया था। पुराने कमरे तो बाहर से नज़र ही नहीं आ रहे थे। दरवाजे पर वही नीली मारुति खड़ी थी। शायद कहीं जाने का प्रोग्राम था। दोनों बहनें पीछे की सीट पर थीं और सामने भाभी बैठी थी। ड्राइवर की खाली सीट थी। शायद प्रशांत दा का इंतज़ार था। मम्मी ने मामी के लिए कहा था कि गोलगप्पे सी फूल रही है, पर यह वर्णन तो प्रतिभा भाभी पर भी लागू हो रहा था।
ऑटो के पैसे चुकाकर जैसे ही मैं मुड़ी, प्रशांत दा घर से निकले। अरे मिनी, तू कब आई? मुझे आए तो 15 दिन हो चले हैं। मामा ने बताया तो होगा, मैंने शिकायती भरे स्वर में कहा। अरे मेरे और डैडी की तो 2-2 दिन तक मुलाकात ही नहीं होती है। डैडी, यह संबोधन मेरे लिए नया था। मैंने बताया तो था, आपको कुछ याद तो रहता नहीं है। भाभी ने उलाहना दिया। प्रशांत दा हंस कर रह गए। मिन्नी, अभी तो बैठोगी ना? हम लोग बस अभी आते हैं। शशि दा ने कहा। ओह श्योर। मैंने कह तो दिया, पर मन खट्टा हो गया। माना कि बाहर का जा रहे हैं, जरूरी काम रहा होगा, पर 2 मिनट रुक कर बात तो की जा सकती थी। उन तीनों ने तो नीचे उतरने की जहमत भी नहीं उठाई, जैसे गाड़ी कहीं भागी जा रही हो। मम्मी ठीक ही कहती है, मारुति में बैठने से तहजीब थोड़ी आ जाएगी। मामी ने देखते ही आंख में भर लिया, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उस स्पर्श में पहले किसी उष्मा नहीं रही। हो सकता है यह मेरा वहम हो। अभी अभी बाहर जैसे ठंडा स्वागत हुआ था, उससे मेरे मन में भीग बर्फानी कठोरता व्याप्त हो गई थी। घर में गहमा गहमी थी, एक व्यस्तता का माहौल था। शादी के घर में स्वाभाविक भी था, पर मुझे लगा कि मेरे सामने कुछ ज़्यादा ही नाटक किया जा रहा है। मामी बता रही थी, लड़कियों ने तो 2 बार तेरे पास जाने का प्रोग्राम बनाया, पर कोई साथी नहीं मिला। किसी को दम मारने की फुर्सत नहीं है। दूल्हा अपने इंटरव्यू के चक्करों में लगा हुआ है, आज भी दिल्ली गया है। गनीमत है, बड़ी मुश्किल से उस दिन तेरे मामा को पटाया था, जब तुम लोग मिले नहीं, बड़ी बुआ के यहाँ चले गए थे। मैंने थके स्वर में कहा। आजकल बीमार चल रही है। उसी समय गुलाबी तूफान में लिपटी एक गुड़िया सी लड़की मेरे लिए पानी ले आई और मामी के रामायण से मुझे निजात मिली। यह रश्मि है, सुशांत की बहू। मैं प्रतीक्षा करती रही, वे मेरा भी परिचय देंगी, पर वे बहू के ही वंश गोत्र के वृंदावनी में जुट गई। हार कर मैंने कहा, मामी, उसे मेरा नाम भी तो बताओ, नहीं तो समझेगी यह कौन सी नई बला टपकी है। हमें पता है, उसने शर्मीले अंदाज में कहा। इन्होंने अभी बताया था, सुशांत घर में है? मैंने आहत स्वर में पूछा। मन में फिर एक धक्का सा लगा। अभी अभी आए हैं। रश्मि ने पति की पैरवी की। चाय साथ ही लेंगे? चाय बाकायदा डाइनिंग टेबल पर लगाई गई थी। लंबा चौड़ा सरंजाम था। सुशांत भी आकर बैठ गया, पर मुझे ना नाश्ते में मज़ा आया ना बातों में। बस यूँ थोड़ा सा मुँह उठार लिया। एक ज़माना था जब मामी मुझे देखते ही लपक कर रसोई में घुस जाती थी। साधन सीमित थे, हाथ हमेशा ही तंग रहा करता था, पर वो मेरी पसंद की कोई चीज़ ज़रूर बना देती थी। उनमें एक अनोखा स्वाद हुआ करता था, क्योंकि उसमें प्रेम होता था, आस्था होती थी। यहाँ तो कौरी औपचारिकता थी, दिखावा था। नाश्ते के बाद मामी दुल्हन के गहने कपड़े दिखाने बैठ गई। सभी सुंदर था। मेरा मन अकारण पीछे लौटने लगा। शशि दी की शादी में मम्मी ने सेट बनवा कर दिया था। मामी के पास ढंग के 2 साड़ियाँ भी नहीं थी, वे भी दी थी। अब तो चित्र ही बदल गया। पता नहीं ये लोग कौन सी जादू की छड़ी पा गए हैं। मिट्टी में भी हाथ लगाते हैं तो सोना हो जाती है। और यह बहन बेटियों के लिए मामी ने मेरी तंद्रा तोड़ते हुए एक गट्ठर आगे सरकाया। मैं तो हैरान रह गई। सब की सब कांजीवरम की साड़ियाँ थी। सबको यूँ उलट पुलट रही थी। एक पर तो नज़र अटक कर रह गई थी। नारंगी रंग की ज़मीन पर गहरे हरे रंग की जरी का बॉर्डर था। पल्ला भी इतना खूबसूरत था कि बस साड़ी पर से आंख उठाते ही नहीं बनता। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बुरी तरह झेप गई। रश्मि बोली, साड़ी मम्मी जी ने पहले दिन आपके नाम कर दी थी। आपकी पसंद का कितना सही अंदाज़ा था। उन्हें पता था क्या उसे आज पहली बार देख रही हूँ? गोद में खिलाया है मैंने। उसकी पसंद नापसंद मैं नहीं जानूँगी। मामी, इतनी महंगी साड़ी मैं नहीं लूँगी। तेरी मामी की हैसियत ही क्या है बिट्टो, यह तो तेरे भाई दे रहे हैं। महंगी सस्ती जैसी भी है, तुझे तो पसंद है ना? देख पहनना ज़रूर, नौकरों में मत बांट देना। मामी ने मुँह फुलाकर कहा। अव्वल तो वहाँ नौकर होते ही नहीं, और मैं क्या जो राजरानी हूँ, कांजीवरम साड़ियाँ नौकरों में बांटती फिरूँगी? अरे मेरी लाडो, तू किसी राजरानी से कम है क्या? मामी ने मुझे आंख में भरकर चूम लिया। मेरे आंसू निकल आए। मामी निहाल हो गई।
पर वह उन आंसुओं का भेद नहीं जान पाई। यह अच्छा ही हुआ। मामी की बात ने मुझे एक अपराध बोध से भर दिया। हालांकि वह अपराध बोध मेरा नहीं था। मामी ने हर बार मुझे साड़ियाँ दी, कोई तीज त्योहार खाली नहीं जाने दिया। पर मम्मी वे साड़ियाँ अपने पास ही रख लेती थी। कहती थी, अब इन्हें कहाँ लादती फिरोगी, यहीं रहने दो, मुझे भी ज़रूरत पड़ती रहती है। क्या मम्मी वे साड़ियाँ नौकरों में बांटती रही है? शायद इसीलिए शशांक ने अपना स्वेटर मिश्रानी के लड़के को दे दिया था। इसी संदर्भ में एक और दुखद प्रसंग याद हो आया। मेरी शादी से पहले मम्मी ने मामा के पूरे परिवार को कपड़े बनवा दिए थे। उद्देश्य यही था कि समधियों के सामने किरकिरी न हो। मामा ने प्रतिवाद भी किया था। मम्मी बोली, अरे मेरे कौन लड़का बैठा है जिसकी शादी में पहराव करूँगी। मुझे तो सारे अरमान इसी शादी में पूरे करने हैं। अब बाद में हो या अकेले में मम्मी मेरे सामने भुनभुनाई, दुनिया के भाई बहन क्या भात लेकर आते हैं, हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अब एक महंगी साड़ी देकर मामी उन सारे एहसानों को और अपमान का बदला तो नहीं चुका रही है। उस प्रसंग से जुड़ी एक और याद, मम्मी ने कपड़े दिए थे ज़रूर, पर प्रशांत दा ने उन्हें हाथ नहीं लगाया। वे कपड़े मामा के ही काम आए थे। प्रशांत दा मेरी शादी में भी नहीं आए थे। बाद में मिलने पर मैंने उलाहना दिया तो वे बोले, बड़े लोगों के बीच उठने बैठने के काबिल हो जाऊं, तब तेरे दूल्हे से मुलाकात करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें देखा था। नीले धारीदार सूट में कितने आकर्षक, कितने रोबीले लग रहे थे। किस आत्मविश्वास के साथ गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग पर जा बैठे थे। पहले वाले प्रशांत दा की तो कोई झलक ही नहीं थी। बाद में मामी मुझे घर दिखाने ले गई। घूम घूम कर हर कमरा दिखाया। शशांक का प्रस्तावित शयन कक्ष तो दिखा दिया। मुझे इतना संकोच हो रहा था, फिर भी डिजाइन के साथ सज्जा की तारीफ तो करनी ही पड़ रही थी। मामी भी तन्मयता से प्रतिमा की सुघड़ हाथों का अल्हड़ बखान किए जा रही थी। सुनते सुनते मुझे ऊब सी होने लगी। मैंने कहा, मामी अब चलूँगी, घर पर मम्मी अकेली है। हाँ दीदी, तो अब बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं, इसीलिए तो सोचती हूँ जितने दिन यहाँ हूँ उनके पास रहूँ। अरे मैं कितना सोचती हूँ, पर घर गृहस्थी में ऐसी फंस गई हूँ कि निकलना ही नहीं हो पाता। अब बार बार दौड़ने की उम्र भी नहीं रही। मम्मी पर बहुओं को ही भेज दिया करो, मम्मी का दिल बहला करेगा। मामी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बच्चों के अपने 100 प्रोग्राम होते हैं। और सच कहूँ, दीदी की भी अब उम्र हो चली है, वही पुरानी बातें लेकर बैठ जाती है। अब नई लड़कियों को उसमें मज़ा थोड़ी ही आता है। मैं समझ गई, नई लड़कियों का तो बहाना है। अब तो पुराने लोगों की वे बातें अच्छी नहीं लगती होंगी। बहुओं के सामने हेठी जो होती है। चलने लगी तो मामा मिल गए। गाड़ी कहाँ है? ऑटो में ही आ गई थी, मैंने कहा, पर मन में बहुत पछतावा हुआ कि गाड़ी क्यों नहीं लाई। दरअसल मुझे उसका भरोसा नहीं रहा। इतने दिनों गैराज में बंद पड़ी रही। यूँ तो सामने वाले सक्सेना अंकल का ड्राइवर हर तीसरे चौथे दिन आकर देख जाता है, एक चक्कर लगा देता है। फिर भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। जब भी बाहर जाना होता है गाड़ी को लेकर, मम्मी से बहस हो ही जाती है। वैसे यहाँ भी ले आती तो मामा की नई नकोर मारुति उसका मुंह चिढ़ाती हुई लगती। मामा ने सुशांत को आवाज़ दी। थोड़ी देर में वह अपने जीप लेकर सामने आ खड़ा हुआ। अपनी है मामा जी? 3-4 साल पहले ली थी। तिलहन संघ वालों ने पुरानी गाड़ियों को नीलामी की थी तो सस्ते में मिल गई। एक गाड़ी बहुत ज़रूरी थी। एक तो फैक्ट्री दूर है, फिर बिजनेस के सिलसिले में बच्चों को आसपास जाना भी पड़ता है। मारुति शायद नहीं है। अरे अभी ली है, 15 दिन ही तो हुए हैं। लेनी तो थी ही। सुशांत बोले, मैंने डैडी से कहा शादी से पहले ले लो तो थोड़ा जलवा रहेगा। डैडी, एक बार मुझे संबोधन खटक गया। शादी में ज़रूरत हो तो अपनी भी मंगा लेना, फालतू ही खड़ी है। गाड़ियों की कोई कमी नहीं है मिनी, प्रॉब्लम तो उन्हें रखने की है। सुशांत ने कहा, ठीक भी है, अब तो हर किसी के पास गाड़ी हो गई है। किसी समय पूरे परिवार में यह फ़क्र था, सिर्फ हमें ही हासिल था, बाकी दुनिया साइकिल पर ही चलती थी। उस समय तो स्कूटर भी एक सपना हुआ करता था। पूरे 20 मिनट का रास्ता था। शायद हम लोगों ने 20 वाक्य भी मुश्किल से बोले होंगे। एक समय था जब हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती थी।
अब तो सोच सोच कर प्रश्न पूछे जा रहे थे। मैंने रश्मि की पढ़ाई, शौक आदि के बारे में पूछा। उसने मेरे बच्चों के बारे में जानना चाहा। तब मुझे याद आया कि मैं इतनी देर से बैठी रही, पर मामी ने एक बार भी मेरे बच्चों को उनके पापा के बारे में पूछताछ नहीं की, बस अपने ही सुनाती रही। यह अदा उन्होंने कहाँ से सीखी? मम्मी से उसने गेट के बाहर ही गाड़ी खड़ी कर दी। क्यों भीतर नहीं आओगे? सॉरी यार, आज रश्मि को प्रॉमिस कर रखा है, उसे लेकर मार्केट जाना होगा, तो साथ ही ले आता, फिर से उतने दूर जाओगे? वह क्या है, इस खटारे में बैठती है, उसके लिए तो मुझे घर जाकर बाइक उठानी होगी। हाँ, खटारे में तो बहनें ही बैठती हैं, यह तो फिर भी जीप है। मैं तो तुम्हारी खटारा साइकिल पर भी डबल सीट बैठी हूँ, कह गई। दूसरे ही क्षण लगा उस खटारा साइकिल का उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूर मम्मी भी ऐसा ही कुछ करती होंगी। तभी तो सब बातें सुन सुशांत मुस्कुरा दिया, बोला, अच्छा अब चलो शादी में मिलते हैं। हाँ, उससे पहले ही तुम्हें फुर्सत ही कहाँ होगी, मैंने कहा। पर मेरी आवाज़ जीप की आवाज़ में दब गई। उसने धीरे से शॉर्ट टर्न लिया। दूसरे ही क्षण वे सड़क पर दौड़ रही जीप को मैं देखती रह गई। गेट बंद करके मैं बड़ी देर तक वहीं गुमसुम खड़ी रही। मम्मी का दुख अब मेरी समझ में आ रहा था। उन्हें मामा के वैभव से ईर्ष्या नहीं थी, पर वे अपनी अवमानना झेल नहीं पा रही थी। बहुत पहले कहानी पढ़ी, तात्पर्य था किसी लकीर को छोटा करना हो तो उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दो। मामा के लड़के यही कर रहे थे। वे गिन गिन कर सारे अपमानों का बदला ले रहे थे। उसे चुपचाप सहने के सिवाय कोई उपाय नहीं था, क्योंकि हम अपनी पारी खेल चुके थे, अब उनकी पारी थी। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी, छोटी लकीर बड़ी लकीर। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे।